नमस्कार। मैं भारती भारद्वाज फिर से एक बार यूनिक आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मौलिक अधिकारों के विषय में बात की थी वो आधी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने आने वाले आर्टिकल्स पे, जिसमें हम लोगों ने 19 आर्टिकल तो देख लिया था। अब संविधान का 20 नंबर आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, इस पर हमारी आज बातचीत होगी। तो हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 20 जो है वो क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, इसमें 3 अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। पहला जो प्रोविजन है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, तो सबसे पहले तो जब वो अपराध करता है, और चूंकि हमारे जो न्यायालय की सुनवाइयां हैं वो एक लंबे समय तक खिंच जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई काम किए थे वो अपराध उस समय था ही नहीं। सपोज आज आपको थप्पड़ मारना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की गतिविधियां ज्यादा हो जाए और थप्पड़ मारने को 2 साल के बाद क्या किया जाए, एक अपराध की श्रेणी में ला दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले अगर किसी को थप्पड़ मारा हो तो उस स्थिति में 2 साल बाद आपके ऊपर कोई केस करे कि भाई इसने 2 साल पहले मुझे थप्पड़ मारा था और इसको दंडित करो। ये नहीं किया जा सकता है। जिस समय अपराध होता है, अगर वो कृत्य अपराध की श्रेणी में है तभी आप अपराधी कहे जाएंगे। और अगर जिस समय जो आपने अपराध किया है उसकी सजा उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जब आपने जो अपराध किया था वो उस समय किस तरह की सजा के लिए उपयोगी है, या कहा जाए कि उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। सपोज चोरी की सजा 6 साल पहले 3 वर्ष का कारावास होता था, और उसकी सुनवाई होते होते 4 साल 5 साल बीत गए, और केस जब सामने आया तब तक चोरी की सजा जो थी वो 12 साल हो गई। तो आपको 12 साल नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस समय आपने जो अपराध किया था उस अपराध की जो सजा थी भले बाद में वो हो, तब भी उसको ही मान्यता दी जाएगी। इसको भूत लक्षी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो किसी भी व्यक्ति को अपराध जब वो कर रहा हो उस समय उसकी जो सजा है उसकी सुनवाई भले कितने ही दिनों के बाद हो, उसको उतनी ही सजा दी जाएगी। दूसरा इसमें है, तो सजा के संबंध में पहला कि सजा उतनी ही दी जाएगी जितने के लिए वो हकदार है, या जब उसने जब अपराध किया था उस समय उस अपराध की क्या सजा थी। क्लियर है? दूसरा इसमें प्रोविजन क्या दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वैसी कंडीशन में उसके क्राइम करते समय उसको एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। पहला, एक अपराध की एक ही सजा। ऐसा नहीं कि अलग अलग न्यायालयों में बुला के एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कई बार दंडित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि किसी भी व्यक्ति को एक न्यायालय के द्वारा अगर वो अपराध की सजा मिल गई है, उसकी सजा वो भुगत चुका है, तो वैसी कंडीशन में दोबारा उसको उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये अनुच्छेद 20 का प्रावधान है ना। आर्टिकल 20 में एक अपराध की एक ही सजा, सजा वही होगी जो
अपराध करते वक्त तय हो। ऐसा नहीं कि बाद में अगर सजा बढ़ गई है तो उस हिसाब से उसके अनुसार उसको सजा दी जाए। और किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध स्वयं साक्षी होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसको याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 20 से कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए कई बार दंडित किया जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है कि अपराध के लिए जो सजा दी जाएगी वो उतनी ही होगी जितना अपराध करते समय तय थी। हो सकता है आपके फैसले आते तक वो सजा बढ़ गई हो तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। और तीसरा क्या है कि किसी भी आदमी को अपने ही विरुद्ध अपना साक्षी नहीं बनाया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति को ये कहने को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि तुम अपने खिलाफ अपने गवाही दो, बल्कि उसके लिए वो स्वतंत्र है कि वो अपने खिलाफ इसके लिए गवाही दे या ना दे कि भाई मैंने अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ। ऐसा जबरदस्ती उगलवाया नहीं जा सकता। हाँ, साक्ष्य हो तो बात अलग है, कोई फोटो आ गई, कोई वीडियो आ गया या इस तरह की किसी तरह का कोई साक्ष्य मिल गया तो हो सकता है, लेकिन उसको मार पीट के या किसी तरह का भय दिखला के, लालच दिखला के ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 में याद रखिएगा 3 अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। अब है अगला कि आर्टिकल 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने भी प्राण हरने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि विधि के द्वारा ही किसी को उससे वंचित किया जा सकता है। जैसे फांसी की सजा दी जाती है तो वो विधि के द्वारा है, लेकिन खुद से उसको अपने प्राण लेने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर ऐसे हम लोग देखें तो उसके लिए रिक्वेस्ट अभी कुछ समय पहले भी डाली गई थी, यूथेनेशिया वाला जो मामला आया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बीमार है कि वो उठ नहीं सकता है, उसको होश नहीं है, वो कोमा में है और उसके ठीक होने की संभावना भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में हमारे यहाँ 2 ऐसे केस आए हैं जिसमें मारा तो नहीं गया उनको, डॉक्टरों के द्वारा किसी तरह से उनके प्राण नहीं लिए गए, बल्कि उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था वो हटा दिया गया। मतलब जिनके भरोसे या जिनके दम पर व्यक्ति जिंदा था उन सभी चीजों को हटा दिया गया और धीरे धीरे उनके प्राण चले गए। तो इस तरह की व्यवस्था भले हुई है, लेकिन व्यक्ति अगर खुद फांसी पे चढ़ता है, अगर वो बच गया तो उस पर केस होगा। मतलब आपको भी अपने प्राण हरने की स्वतंत्रता नहीं है। बस एकमात्र विधि के द्वारा ही अगर स्थापित किसी सजा के तहत आपको मृत्यु दंड मिला है तभी आप मृत्यु के भागी हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी का मर्डर कर दे, यहाँ तक कि आप खुद अपने आप को मारने की भी कोशिश करें तो वो गलत होगा, संविधान के विरुद्ध होगा। 20 और 21 आर्टिकल में ये भी एक विशिष्टता है कि ये दोनों आर्टिकल आपातकाल में भी रद्द नहीं होते हैं। अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ही निलंबित नहीं होते हैं। तो हम लोगों का आर्टिकल 20 और 21 हो गया। अब 21 में एक और आर्टिकल जुड़ा है 21A, जो कि 86वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से
जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। माने सरकारी स्कूलों में निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाई जाएगी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मतलब इसमें अपराधियों के लिए ही कुछ विशेष संरक्षण का कार्यक्रम जो है वो बनाया गया है। इसमें भी अगर कहा जाए तो 3 चीजें दी गई हैं, जिसमें पहली चीज जो है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में है, बिना कारण बताए गिरफ्तारी पर रोक। दूसरा, 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। और तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श की छूट। इसमें भी 3 अलग अलग क्लॉज हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको उसका कारण जरूर बताया जाएगा कि भाई इस कारण से तुमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिना कारण बताए किसी को उठा के लेके चले गए। दूसरा कि जब भी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुत करके आपका बयान दर्ज कराया जाएगा। इसमें आने जाने का समय और छुट्टी का समय जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर किसी कारण से सरकारी 3 दिन की छुट्टी है तो भले 1 दिन हवालात में रहना होता, उसके जगह आपको 3 दिन अपने उसमें ही लगा देने होंगे और इस पर किसी तरह से पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरा क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसे क्या करने का अधिकार है, अपने मनपसंद किसी भी विधि सलाहकार या वकील से परामर्श लेने की भी छूट होती है। तो दोनों ही आर्टिकल्स में लगभग लगभग एक टाइप की बातें हैं, लेकिन उनको आप अलग अलग फर्क करके जरूर याद रखें। उसमें किस तरह की चीजें थी जो कि आर्टिकल 20 में दी गई हैं और 22 में क्या दिया गया है। इसमें कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर का उधर हो जाता है माल, तो ये मत कीजिएगा, बल्कि आप इसको अच्छी तरह से याद रखें कि आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है। दोनों में ही कहीं ना कहीं अपराधी या दोष सिद्धि के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ही बातें कही गई हैं। तो नए नए में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे आराम से ये याद हो जाता है। तो पहला क्या है कि आपको अपने वकील करने की छूट है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के विरुद्ध दंडाधिकारी के समक्ष आपको सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा और बिना कारण बताए
आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सभी लोगों को प्राप्त ये व्यवस्था है। इसमें कहीं टाडा पोटा वाला जो कानून होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह के कानून है, निवारक निरोधक कानून, तब वैसी स्थिति में इसमें कुछ प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो 20, 21, 22 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें क्या दिया गया है भाई कि इसमें मानव का जो तस्करी होता है, या कहा जाए कि मानव के व्यापार जो होते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे प्रतिषेध। इसमें किसी भी व्यक्ति के शरीर के साथ किसी तरह का जो व्यापार किया जाता है, इसमें वेश्यावृत्ति वगैरह भी शामिल है। जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक श्रम कराने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। मारपीट के किसी से काम नहीं लिया जा सकता है। तो बलपूर्वक श्रम कराने पर भी निषेध है। और मानव दुर्व्यापार, जैसे पहले तो ये भी होता था कि लोगों को बेच दिया जाता था, पैसे के अभाव में लोग खुद को बेच देते थे और जिंदगी भर किसी का श्रम करते थे। गांव क्षेत्र में तो ऐसा भी होता था कि कोई एक व्यक्ति उधार ले लिया तो उधार चुकाने के लिए श्रम करता था। और बलपूर्वक श्रम तो अभी भी बहुत जगह होता है। तो ये दोनों ही चीजों के संरक्षण के लिए हमारे पास अनुच्छेद क्या है, 23 है, जिसमें बलात् श्रम पर प्रतिषेध है, मानव के दुर्व्यापार पर भी प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 24 बच्चों के लिए स्पेशली है कि बच्चों का जो नियोजन होता है, बच्चों को कम पैसे में भी लोग काम करवाने के लिए ले जाते थे। अब तो इसमें काफी स्ट्रिक्ट हो गई है सरकारें और तुरंत ही एक्शन इस पे होता है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी हैजार्डस वर्क में लगाया जाता है, उनसे श्रम लिया जाता है, और विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में तो ध्यान दिया ही जाता है। जैसे अब तो खतरनाक नहीं भी होते हैं उद्योग, तो बच्चों को आप कहीं भी इंगेज नहीं कर सकते हैं, पैसा देके उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। हाँ, घर में कुछ एक काम होते हैं जो माता पिता करें तो वहां वो हेल्प कर दे तो बात अलग है, लेकिन किसी और के बच्चों को तो आप इसमें नहीं रख सकते। नियोजन में कितने वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं लिया जा सकता है। ये बिल्कुल ही गलत है। कारखानों में देख लीजिए बहुत बच्चे लगाए जाते थे, उनको हटा दिया गया। रेस्तराओं में देख लीजिए, मतलब उनके खाने पीने पढ़ने की उम्र होती है, उस समय उनको श्रम करवाया जाता है। यही नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, मारपीट भी होती है। अभी भी कई घटनाएं आती हैं ऐसे प्रकाश में कि भाई फलाने अपने घर में काम करने वाले के साथ मारपीट की, बच्चियों के साथ मारपीट की, मारपीट के उनको अधमरा कर दिया। तो ये तो बहुत ही गलत चीजें हैं जो अब भी समाज में व्याप्त हैं। उसके लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन हम लोगों की भी जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमें भी आसपास में ऐसा होते हुए दिखे तो निश्चित रूप में हम लोगों को इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे का भविष्य है। अगर इसी तरह का व्यवहार उनसे होता रहा तो आगे चल के वो हो सकता आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनमें भी संलिप्त हो जाए। तो इनको तो रोकना ही चाहिए, और कानून भी है। अगर पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हमें ये अधिकार है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज से, अंतःकरण की आवाज क्या हुआ, अपने अंतर मन की आवाज से, जो आपके दिल को बेहतर लगे, धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। मतलब उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। उसके जो भी नियम कानून है उसका आचरण कर सकते हैं, और प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। आपको अपने दिल की इच्छा, दिल की आवाज से, भले उसके लिए आपके पेरेंट भी ना उसे नामंजूर कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर अगर देखा जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं रिजिडिटी तो होती ही है कि, और ये भी
फॉलो किया जाता है कि जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं उनके लोग जो धर्म अपनाते हैं वही आप अपनाएं। लेकिन हमारे सभी भारतीय नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपनी अंतःकरण की इच्छा से क्या करें, अपने धर्म को माने, उनका आचरण अपनाए, उसका प्रचार प्रसार करें। ये छूट प्रत्येक भारतीय नागरिक को दी गई है। ये बहुत ही सुंदर सा आर्टिकल है। 26 आर्टिकल में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जिस धर्म को आप अपनाए हुए हैं उसके लिए या नहीं भी अपनाए हैं, आपको किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। किसी विशेष धर्म के लिए भी कुछ हमारे यहाँ प्रोविजन है। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, यानी धार्मिक रूप से दिया गया दान जो होता है वो कर विमुक्त होता है। अगर धार्मिक संस्था में या धार्मिक कार्य में या धर्म से जुड़े हुए किसी संस्थान के प्रबंध में आप पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा कर विमुक्त होगा, उसमें टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल 28 जो है वो है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भागीदारी की स्वतंत्रता है। प्राइवेट जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो अपने धर्म से रिलेटेड कार्यक्रम अपने यहाँ आयोजित कर सकते हैं। आप बहुत जगह देखते होंगे क्रिश्चियन स्कूलों में बहुत सारा कार्यक्रम होता है, मास वगैरह का आयोजन होता है। अगर आप हिंदू स्कूलों में देख लें तो कई जगह हवन आदि की भी व्यवस्था है। डीएवी में अगर आप देखिए बहुत सारे हवन वगैरह होते हैं। तो जो प्राइवेट संस्था है जो किसी धार्मिक संस्थान के द्वारा या धर्म विशेष के द्वारा चलाए जाते हैं तो वैसी संस्थाओं में धार्मिक क्रियाकलाप हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में धार्मिक कोई क्रियाकलाप नहीं होगा। इवन यहाँ तक कि पहले तो चूंकि बहुसंख्यक हिंदू जब थे तो उस स्थिति में ऐसा होता था कि स्कूलों में सरस्वती वंदना आदि होती थी या किसी पूजा का आयोजन होता था। अब तो उस पर भी रोक है। तो ऐसा वैसे ही संस्थाएं कर सकती हैं जो किसी धर्म विशेष के द्वारा चलाई जा रही हो। तो आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में भी काफी कुछ देख लिए। इसके अलावा आपको सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं कि आपको जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग है उनके संरक्षण के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने और उसके आचरण की व्यवस्था दी गई है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी आप कर सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो वैसी स्थिति में आपको अपने शिक्षा, लिपि, भाषा आदि को फैलाने के लिए कोई शिक्षण संस्थान या किसी अन्य प्रबंध के लिए भी स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी भाषा संस्कृति से हो तो उस भाषा संस्कृति को आप अपना सकते हैं, उसके क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगला जो आर्टिकल है वो यही कहता है कि आपको अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित रखने के लिए स्कूल आदि खोलने या शिक्षण संस्थान खोलने की भी पूरी छूट दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। जो कि भाषा ये वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर कम है फैला हुआ तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग से ही बिलोंग करता हुआ व्यक्ति होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखते हैं कि भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो बहुत ही ब्रॉड है, टाइप की स्वतंत्रता दी गई है। यही नहीं, शोषण के विरुद्ध भी आपके संरक्षण की व्यवस्था की गई है। धर्म विशेष के लिए भी आपको बहुत सारे रेमेडीज दी गई हैं कि आप अपने धर्म को किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यही नहीं, आप किसी ऐसी संस्कृति से हैं जो मुख्य सांस्कृतिक धारा से थोड़ी अलग भी है, तब भी आपको बहुत सारी छूट दी गई है। तो कुल मिला के हम लोग आज काफी सारे आर्टिकल देख लिए। अब एक आर्टिकल ही रह गया है हमारा आर्टिकल 32, जिसमें काफी कुछ है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आर्टिकल 31 के विषय में भी अभी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। लेकिन आप सबों को अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जितने भी नए नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे और हमारी क्लासेस आप तक निर्बाध रूप से पहुंच पाए। तो आर्टिकल जो 31 है वो हटा दिया गया है, निरसित है। यानी
आर्टिकल 31 में जो भी प्रोविजन था उसे संविधान से हटा दिया गया है। यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था। इसको चौवालीसवें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। याद रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार था वो आर्टिकल 31 में था, इसको निरसित कर दिया गया या हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। तो ये जरूर से आप याद रखें कि हमारा जो 31 आर्टिकल है वो खाली है। 32 में हम लोग कल देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे अगला भाग 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डीपीएसपी है, जिसमें मौलिक अधिकार है। वहां से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक साथ मौलिक अधिकार और भाग 3 भाग 4 दोनों को मिलाकर एक टेस्ट ले लिया जाएगा। अब कल की क्लासेस कल पर हम लोग रखते हैं। धन्यवाद।